नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 का एक टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमने लास्ट वीडियो में कुछ बातें सीखी है, कुछ डेफिनेशन सीखी है जो रिलेटेड फिजिक्स है या उस इलास्टिसिटी से संबंधित है। आज के अपन वीडियो में थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रेस की और स्ट्रेस के बाद शुरुआत की थी स्ट्रेन की, यानी कि प्रतिबल और विकृति की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। विकृति का लॉन्गिट्यूडाइनल वाला प्रोसेस रुक गया था। प्रतिबल में हमने वापस वो 3-4 बातें सीखी थी। एक तो सीखा था हमने कि प्रतिबल में हमने लॉन्गिट्यूडाइनल के बारे में बात की थी और लॉन्गिट्यूडाइनल भी 2 टाइप्स का था। एक टेंसाइल था यानी तनन और एक था संपीड़ीय कंप्रेसिव। 2 प्रकार से थे लॉन्गिट्यूडाइनल। लॉन्गिट्यूडाइनल के बाद हमने बात की थी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की, आयतन प्रतिबल की। और आयतन प्रतिबल के बाद हमने बात की थी शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात की थी। तो टेंजेंशियल या शियरिंग या फिर वॉल्यूमेट्रिक या फिर लॉन्गिट्यूडाइनल, ये तीनों स्ट्रेस जो है, इस स्ट्रेस से ही स्ट्रेन उत्पन्न होती है। स्ट्रेन का मीनिंग फिजिकली क्या है? जैसे आप किसी एक वायर को, मान लो ये वायर है मेरे पास, L लेंथ का वायर है, मैं इसको खींचता हूँ तो भले ही अपने को ऐसा लगता है कि इसकी लेंथ में चेंज नहीं आया, परंतु माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही मान लो इसकी लेंथ में चेंज जरूर आता है। अगर हम खींच रहे हैं यानी टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं, कौन सा स्ट्रेस लगा रहे हैं? टेंसाइल, तनन वाला। तनन प्रतिबल अगर इस पे लगाते हैं, इसके यूनिट एरिया पे दोनों साइड में अगर खींचते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है इसकी लेंथ में, दैट इज L। तो इसी बेस से हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रेन कितनी उत्पन्न हो गई। तो चेंज कितना आया लेंथ में? L। और इनिशियल लेंथ कितनी थी? L, डेल्टा L बाई L, दैट इज द लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। और हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया यूनिट एरिया पे वो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस। वहीं अगर आप किसी का वॉल्यूम चेंज कर दो, ये इसका वॉल्यूम था, इसके आपने चारों तरफ फोर्स लगाया, इधर भी फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन से, हर एक डायरेक्शन से फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से इसका वॉल्यूम जो है कॉन्ट्राड्यूस होके कम हो गया। पहले इनिशियली ज़्यादा था, ये इस प्रकार की कंसेप्ट थी। तो जो वॉल्यूम कम हुआ है वो आ गया डेल्टा V। इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम V था और चेंज हो गया डेल्टा V, तो ये कहलाएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी कि अगर वॉल्यूम में चेंज हो जाए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लेंथ के अकॉर्डिंग से अगर कुछ चेंज आ जाए तो लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। ऐसे ही अगर इसके आकार में चेंज करें, साइज में चेंज न हो, शेप में चेंज हो जाए, शेप यानी कॉन्फ़िगरेशन, पहले एकदम से पूरा क्यूबॉइड था और फिर अगर फोर्स लगा के इसको हमने ये बना दिया, चतुर्भुज आकार में बना दिया, तो वो एक शेप अलग चेंज होते ही हम कहेंगे शेप में अगर चेंज होता है तो वो कहलाता है टेंजेंशियल। उस डायरेक्शन में हम ये फोर्स जो है टेंजेंशियल लगाते हैं। एक बात और सीखने वाली है स्ट्रेस के अंदर, स्ट्रेस एक प्रकार से प्रेशर के बराबर होता है। स्ट्रेस जो है प्रेशर के बराबर होता है, लेकिन प्रेशर हमेशा, प्रेशर यानी दाब हमेशा नॉर्मल लगता है सरफेस के। कैसा लगता है? नॉर्मल। अभिलंब दिशा में अगर आप फोर्स लगाते हो तो उस डायरेक्शन में स्ट्रेस और प्रेशर दोनों एक ही हो जाते हैं। अदरवाइज स्ट्रेस के लिए हमारे पास 2 अलग कंडीशन और है, एक तो है टेंजेंशियल और एक है वॉल्यूमेट्रिक। यानी वॉल्यूम को कम करने के लिए आप जो फोर्स लगा रहे हो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और अगर शेप चेंज करने के लिए लगा रहे हो तो वो आ जाएगा टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस। लेकिन अगर आप लॉन्गिट्यूडाइनल वाला ये लगा रहे हो, इसमें भी आप हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में
फोर्स लगाओ तो उस कंडीशन में प्रेशर और स्ट्रेस दोनों एक ही हो जाते हैं। अर्थात प्रेशर के लिए सिंपल सी कंसेप्ट है, यानी दाब जो है वो हमारे स्ट्रेस यानी प्रतिबल के बराबर तभी होगा जब ये लंबवत दिशा में लगे, केवल नॉर्मल डायरेक्शन में लगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्ट्रेन के बारे में। तो लिखते हैं हम लोग स्ट्रेन के बारे में। कल हमने एक डेफिनेशन लिखी है लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन के अंदर भी हमने ये सीखा है कि अगर लंबाई यानी लेंथ में चेंज हो जाए, वो भी यूनिट लेंथ में, तो उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। इसी में दो बातें और आ जाती है, नोट डाल के कल वाले में कंटिन्यू आगे रखना है। हमारे पास थी लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन, इसमें अपन कह सकते हैं व्हेन we apply a stress longitudinal on the surface of body, then there is two kinds of changes are occurred। दो प्रकार के बदलाव इसमें आएंगे, यानी जब हम किसी वस्तु पर अभिलंबवत प्रतिबल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर अभिलंब प्रतिबल लगाते हैं तो इसमें दो प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। एक तो आ जाता है along its length, लंबाई के अनुदिश। दूसरा आ जाता है along its क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि अगर आप किसी एक वायर, जैसे ये r रेडियस का कोई वायर है और l इसकी लेंथ है, r रेडियस है, इसको आप अगर खींचते हो तो खींचने से लंबाई तो वृद्धि होगी, ये तो सामने दिख रहा है हमें, लेकिन साथ ही साथ इसकी मोटाई भी कम हो जाएगी। आप किसी रबर को खींच के देखो, पहले मोटा है, खींचोगे तो पतला हो जाएगा। या किसी आप रबर को ऐसे दबा के देखो या स्प्रिंग को दबा के देखो, तो पहले वो पतली थी, दबाने से मोटी हो जाएगी। इसका मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो जाता है। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज आता है तो ये एक अलग प्रकार की स्ट्रेन हो गई, और लंबाई के अनुदिश आता है वो एक अलग प्रकार की हो गई, दैट इज आर डैश भी कह सकते हो। लेंथ में चेंज आ गया अपने पास L प्लस डेल्टा L, यानी कि डेल्टा L इसमें लेंथ में चेंज आ गया। डायग्राम शो कर सकते हो। कहने का मतलब इफ़, इसको आप लिख सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुदिश, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुदिश। दो प्रकार की इसमें यह विकृति आती है, एक तो आती है लंबाई के अनुदिश, एक आती है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको खींचता हूँ तो हमें तो ये पता नहीं चल रहा कि इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, यानी कि बहुत ही 0.001 लेंथ का अगर इसमें कंक्लूजन देखें, तो खींचने से इसकी लंबाई कुछ मात्रा में तो बदलाव आएगा।
वो जो बदलाव आता है वो लेंथ के अकॉर्डिंग है। साथ ही साथ इसकी जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ये मोटाई जो है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे रबर का मैंने एग्जांपल दिया जो दैनिक जीवन में हम अधिकतर बार यूज भी करते हैं। कहने का मतलब अगर इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया में कमी आती है उसको तो बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन। अगर लेंथ के अनुदिश अगर चेंज आता है तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। दो प्रकार की स्ट्रेन आ गई। तो इफ द चेंज अकर्ड along the length, then ये नई बात लिखवा रहा हूँ नोट के अंदर, पॉइजन रेशियो से संबंधित है। then the strain is called लेंथ के अनुसार है। if the change occurred along the length then the strain is called longitudinal strain। and if the strain is induced, एक ही बात, induced along its cross section area, then it is called, important बात है, then it is called lateral strain। देख लो हिंदी में अपन इस बात को फिर लिख देंगे। तो विकृति अपने पास दो प्रकार की आ गई। अपन कह देते हैं नंबर एक, यदि लंबाई के अनुदिश परिवर्तन आता है, तो इसे अभिलंब विकृति कहते हैं। और दो नंबर इसकी बात, यदि लंबाई के लंबवत या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जो कि तार पतला हो रहा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुदिश परिवर्तन होता हो तो इसे पार्श्व विकृति कहते हैं। अतः एक शब्द सुनना अब नया आने वाला है। अतः इन दोनों विकृतियों का अनुपात, पार्श्व विकृति को कह देना बीटा से रिप्रेजेंट करना, अभिलंब विकृति को रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले में लॉन्गिट्यूडाइनल जो स्ट्रेन थी उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और लेटरल जो स्ट्रेन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। लॉन्गिट्यूडाइनल को अल्फा से और लेटरल को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। तो इन दोनों विकृतियों का अनुपात पॉइसन अनुपात, कई किताब वाले इसको निष्पत्ति भी बोल देते हैं, निष्पत्ति। पॉइसन अनुपात सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि हेंस द रेशियो ऑफ बोथ स्ट्रेन, कौन सी भाई, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडाइनल,
लॉन्गिट्यूडाइनल। इन दोनों का रेशियो होगा, पहले लेटरल ऊपर आएगी, लॉन्गिट्यूडाइनल नीचे, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ बोथ स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो नई डेफिनेशन बन गई ऑटोमेटिक, पॉइजन्स रेशियो। अब साइंटिस्ट था ये पॉइजन। पॉइजन्स रेशियो सिग्मा कह देंगे, इट इज द रेशियो ऑफ two strands lateral and longitudinal। डेफिनेशन बन गई अपने आप में। इट इज़ द रेशियो ऑफ टू स्ट्रेंड्स लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडाइनल। अब लेटरल और लॉन्गिट्यूडाइनल अपन ऊपर समझ लिया कि क्या क्या होती है, कौन कौन सी लेटरल है, कौन सी लॉन्गिट्यूडाइनल है। लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन is called Poisson ratio। Poisson's ratio सिग्मा। हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं भाई, पॉइसन भी बोलते हैं इसको, कई किताब वाले पॉइजन भी बोलते हैं। पॉइजन अनुपात जिसको सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, पॉइजन अनुपात जिसको सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। हाँ भाई, पॉइजन रेशियो तो देखते हैं। पॉइसन अनुपात सिग्मा सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। आपको पता है लेटरल को बोलते हैं अपन लोग पार्श्व विकृति बटा अभिलंब विकृति। अभिलंब विकृति। अब देखते हैं किस प्रकार का मान आता है। यदि क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा ए तथा लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल हो तो सूत्र देखो इसका, इंग्लिश में और लिख सकते हैं, इफ द चेंज इन एरिया इज डेल्टा ए एंड चेंज इन लेंथ is delta L, then पहले lateral strain that is become delta A upon A। एरिया में कितना चेंज आया, यानी कि पार्श्व विकृति। और एक आ जाएगा लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन, वो तो आपको पता ही है। लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन मतलब अभिलंब विकृति। इसका मान आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, क्योंकि लंबाई के अनुदिश परिवर्तन, ये एरिया के अनुदिश परिवर्तन, दोनों का रेशियो लेना है अपने को। तो जैसे रेशियो लेंगे तो सिग्मा का मान आ जाएगा। तो सिग्मा का मान देखो क्या आना चाहिए भाई, सिग्मा इज इक्वल टू पार्श्व विकृति क्या है, ये पड़ी डेल्टा ए अपॉन ए, तो डेल्टा ए अपॉन ए। और लॉन्गिट्यूडाइनल कौन सी है, डेल्टा एल अपॉन एल, तो यह आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल
तो सिग्मा इज इक्वल टू एल तो ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, डेल्टा ए एल अपॉन ए डेल्टा एल। सॉल्व। अगर वायर की रेडियस कितनी हो, आर हो, तो ए की जगह आप पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, छूट है आपको। देखो, इफ आर इज द रेडियस देन सिग्मा इज इक्वल टू, ये ए इज इक्वल टू तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा ए का मान, एल का मान, पाई आर स्क्वायर एल। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। सिग्मा है पॉइजन रेशियो, क्या है, पॉइजन रेशियो। नीचे और बातें लिख दो इसमें, इट इज ए डायमेंशनलेस या यूनिटलेस क्वांटिटी। It is a unitless quantity because it is ratio of two strands. Ratio of two strands। यह एक मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है, यह एक मात्रकहीन राशि है क्योंकि यह दो विकृतियों का अनुपात है, दो विकृतियों का अनुपात है। ये भी बात सही है। और इसका मान भी 0 से 1/2 के बीच होता है। ये डेल्टा एल आएगा भाई यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर ए का मान इंटू डेल्टा एल, किसका, डेल्टा एल। अब ये इसका जो मान है वो 0 से 1/2 के बीच होता है, ये भी फिक्स है इसका मान, सिग्मा का मान 0 से 1/2 के बीच। इसका मान देखो, द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, सैद्धांतिक मान पॉइसन अनुपात का सैद्धांतिक मान -1 से हाफ होता है। पॉइजन रेशियो इज -1 to हाफ। तथा प्रायोगिक, ये बात इम्पोर्टेंट है, प्रायोगिक मान 0 से हाफ के बीच होता है। इसमें नेगेटिव साइन जो है ना, वो रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि लॉन्गिट्यूडाइनल और लेटरल स्ट्रेन एक दूसरे के नॉर्मल रहती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है, अपोजिट भी रहती है। अगर आप लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ इंक्रीज करोगे, तो लेटरल जो स्ट्रेन है वो कम हो जाएगी। कम होने का मतलब उसका एरिया कम होगा। अगर आप लेंथ डिक्रीज करोगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। एक में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरे में डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि लंबाई बढ़ाओगे तो एरिया कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा वायर। और अगर कॉम्प्रेस करके, उसको दबा के, संपीड़ित करके अगर उसका लेंथ कम करते हो तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे का अपोजिट भी है, परपेंडिकुलर भी है, इसलिए ये नेगेटिव साइन भी इसके साथ आता है। तो थ्योरेटिकली वैल्यू तो हम अगर देखें तो -1 से हाफ के बीच आता है, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू जो है, एंड प्रैक्टिकल वैल्यू इज 0 to हाफ, 0 to हाफ। ये हमारा पॉइजन रेशियो। इसके बाद अगली अपने पास स्ट्रेन आती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आयतन विकृति नंबर 2 अपने पास आ जाएगा। आयतन विकृति, अधिकतर बात हम सीख गए इसमें भी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि आयतन में
परिवर्तन, किस में परिवर्तन हो रहा है भाई? आयतन में। इसमें लिख देंगे यदि आयतन प्रतिबल से विकृति उत्पन्न हो तो उसे आयतन विकृति कहते हैं। आयतन विकृति कहते हैं। यदि आयतन प्रतिबल से आयतन विकृति उत्पन्न हो तो इसे आयतन विकृति कहते हैं। इफ द स्ट्रेन इज इंड्यूस्ड ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस then it is called volumetric strain। ये भी बात सही है। या फिर show the change in unit volume, show the change in unit volume in the volume is, यहाँ आ जाएगा volumetric strain that is become change in volume upon initial volume। initial volume तो change in volume डेल्टा V अपॉन V। हिंदी में भी लिख सकते हो एकांक आयतन में उत्पन्न, यहाँ से इसलिए एकांक आयतन में उत्पन्न आयतन में परिवर्तन या एकांक आयतन में उत्पन्न परिवर्तन, एकांक आयतन में उत्पन्न परिवर्तन आयतन विकृति है। आयतन विकृति कहलाती है या आयतन विकृति, एकांक आयतन में उत्पन्न परिवर्तन आयतन विकृति। यहाँ लिख दो आयतन विकृति, दैट इज आ जाएगा आयतन में परिवर्तन। इसको लिखेंगे आयतन में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक आयतन। आयतन में परिवर्तन डेल्टा V आया, प्रारंभिक आयतन V था, तो अपने पास आंसर आ गया। इसी प्रकार आ जाएगा शियरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। अगला 3 नंबर आ गया अपने पास टेंजेंशियल या फिर शियरिंग स्ट्रेन। स्पर्शीय या स्पर्शी, स्पर्शी या अपरूपण, अपरूपण विकृति। इसमें आ जाएगा अपरूपण प्रतिबल की उपस्थिति, अपरूपण प्रतिबल की उपस्थिति में उत्पन्न विकृति अपरूपण या फिर स्पर्शी विकृति कहलाती है। स्पर्शी विकृति कहलाती है। इंग्लिश में लिख दो भाई, द स्ट्रेन विच इज इंड्यूस्ड, द स्ट्रेन विच इज इंड्यूस्ड, द strain which is induced due to the shearing stress, shearing stress या tangential stress is called shearing या फिर tangential stress, shearing या tangential स्ट्रेन। डायग्राम बना सकते हो आप अच्छा सा एक,
ये हमारे पास कोई एक वॉल्यूम है V, एक प्रकार से चौक का डिब्बा मान सकते हो आप। इसके नीचे वाले बेस को कांस्टेंट रख के ऊपर वाले पे टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं F। अगर F फोर्स लगाएं तो इसको बोल सकते हैं अपन लोग टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। तो इसका शेप जो है ऊपर वाला ये बदल जाता है, ये बदल कर इस प्रकार के शेप बना लेता है, दैट इज एंगल फाई। कई किताब वाले इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ी पोजीशंस आगे चली जाएगी। एक ये शेप बन जाएगी इसकी, ये एंगल भी फाई, दैट इज ऑल्सो फाई। यहाँ से ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना इसका, वो हो गया है डेल्टा एक्स। इसकी टोटल जो हाइट थी या लेंथ थी एक साइड की, दैट इज एल। तो हम कह देंगे शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है टेन थीटा के बराबर। टेंजेंशियल है इसलिए टेन थीटा एक प्रकार से। ये मान के आ जाएगा, ये अपने पास परपेंडिकुलर, ये बेस, तो अपने पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज आएगा अपरूपण विकृति। हिंदी में बोल देते हैं अपरूपण या स्पर्शी, और इंग्लिश में टेंजेंशियल और शियरिंग। तो ये स्ट्रेन के बारे में अपने पास तीनों के बारे में विवरण आ गया। अब अगर अपन देखें कि इनका रिलेशन आपस में क्या है, तो हुक का एक नियम आता है। अब हुक का नियम, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हुक का नियम, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, नया नियम। हुक ये कहता है कि प्रत्यास्थ सीमा में, प्रत्यास्थता सीमा में, प्रत्यास्थता सीमा में किसी वस्तु पर आरोपित, तो प्रत्यास्थता सीमा में किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, विकृति के समानुपाती होता है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ in the elastic limit the stress is directly proportional to the induced strain in the substance, या बॉडी भी कह सकते हो, such that stress is proportional to strain, प्रतिबल विकृति के समानुपाती है, प्रतिबल समानुपाती विकृति। जैसे ही आप समानुपाती चिन्ह हटाते हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है, यानी कि प्रतिबल बराबर आ जाता है एक नियतांक E, जिसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग, ये विकृति के बराबर आ जाता है। जहाँ E जो है वो है प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वेयर, इसका मतलब E इजिकल टू आ गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये याद रखो, इसी से ही यंग मॉडुलस और बाकी सारे मॉडुलस आ जाएंगे। यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर आ गया प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। तो अब अगर अपन कहें कि E क्या था, तो E का मान है प्रतिबल बटा विकृति। ये क्या था हमारे पास, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। इसी आधार पर हमारे पास कई प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक आ जाते हैं, जिसमें पहला एक है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको Y से प्रदर्शित करते हैं। इसमें अब क्या होगा कि अभिलंब प्रतिबल जो है ना, प्रतिबल की जगह कौन सा लगाएं, अभिलंब, तो हम कह देंगे अभिलंब प्रतिबल तथा अभिलंब विकृति, अभिलंब विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यंग्स, अंग्रेजी में YOUNGS, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, जिसको Y से रिप्रेजेंट करते हैं। अपना नया टॉपिक फिर बन जाता है। इसके बाद अगर अपन देखें, कह देंगे इसमें अंग्रेजी में और लिख दो इसको, द रेशियो ऑफ longitudinal stress and longitudinal strain is called Young's modulus, Young's modulus of elasticity, इलास्टिसिटी। पॉइजन जो था ना, वो तो एक रेशियो था स्ट्रेन का, लेकिन ये है एक इलास्टिसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस, जिसको Y से रिप्रेजेंट क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। यानी कि अगर लंबाई में आप फोर्स लगा रहे हो, चाहे वो इंक्रीमेंट करो चाहे डिक्रीमेंट करो, चाहे आप कंप्रेस करो चाहे आप उसको खींचो, तो आपने स्ट्रेस कितना लगाया और उससे स्ट्रेन कितनी उत्पन्न हुई, दोनों का रेशियो आ जाएगा। हिंदी में और लिख दो इसको, क्या है, अभिलंब प्रतिबल बट्टा अभिलंब विकृति, अभिलंब प्रतिबल बटा अभिलंब विकृति। अब अपन लिख देते हैं इसका एक फॉर्मूला छोटा सा और। अब कह देते हैं यदि एक क्षेत्रफल पर F बल आरोपित हो तो अभिलंब प्रतिबल क्या हो जाएगा भाई, F अपॉन A, और जिससे विकृति आ जाएगी डेल्टा L अपॉन L, क्योंकि लंबाई में तो यही आएगी। अतः Y बराबर आ जाएगा F अपॉन A, क्योंकि अभिलंब प्रतिबल तो ये F अपॉन A है और अभिलंब विकृति जो है वो ये है। अभिलंब विकृति का मान डेल्टा L अपॉन L है। फाइनल सूत्र मेरे पास आ जाएगा F L अपॉन A डेल्टा L।
यही तो यंग मॉडुलस है हमारे पास। फिर कह देते हैं यदि किसी तार की त्रिज्या, मान लो तार में लगता है अक्सर ये लंबाई का अनुदिश तो वायर ही हो गया, तार की त्रिज्या r हो तो a बराबर आ जाता है पाई r स्क्वायर, जिससे y का मान फिर बदल जाता है f अपॉन एफ एल अपॉन पाई r स्क्वायर डेल्टा l। ये यंग्स मॉडुलस का फाइनल फॉर्मूला आ जाता है। इसका मात्रक और देखो इट्स यूनिट, देखो न्यूटन तो यह ही, लेंथ से लेंथ कैंसिल, r किस में आता है मीटर में, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लेंथ का लेंथ से यूनिट कैंसिल, r होता है मीटर स्क्वायर में, पाई की कोई यूनिट है नहीं, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ गई। चलो अंग्रेजी में थोड़ा और लिख दो इसको, क्या लिखोगे, इफ़ द एरिया इज ए एंड अप्लाइड फोर्स is F, then longitudinal stress is equal to F upon A, and longitudinal strain is delta L upon L, where L is the length, L क्या है लंबाई, और डेल्टा L है चेंज इन लेंथ, दोनों बात आ गई। हेंस आता है, हेंस यंग मॉडुलस y का मान इस प्रकार आ जाएगा, F अपॉन ए डेल्टा L अपॉन L, एफ एल अपॉन ए डेल्टा L। फिर कह देते हैं इफ़ द रेडियस ऑफ वायर इज r, देन एरिया A इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, एंड पुट द वैल्यू ऑफ A, एफ एल अपॉन पाई r स्क्वायर डेल्टा L। फिर लिख देना इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपने पास यंग्स मॉडुलस का मान आता है। 2021 के सिलेबस में तो यहाँ यंग्स मॉडुलस तक ही है। अगर उसके बाद अपन और चर्चा थोड़ी करें तो हमारे पास कई प्रकार के और भी मॉडुलस आ सकते हैं। कैसे कैसे मॉडुलस होते हैं देखो थोड़ा और। अगर आप लॉन्गिट्यूडाइनल की जगह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दे दो और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगे तो बल्क मॉडुलस बोलते हैं उसको। अगर वॉल्यूम में आप चेंज करो और स्ट्रेस लगाओ वॉल्यूम में चेंज करने के लिए, तब बन जाता है बल्क मॉडुलस, जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बल्क मॉडुलस B। ये तो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। समझ में आ गई बात। ये क्या बोलते हैं इसको, बल्क मॉडुलस। हालांकि सिलेबस में नहीं है इसलिए अपन करेंगे नहीं इसको। इसका सूत्र भी देखो तो स्ट्रेस का सूत्र तो F अपॉन A ही होता है, चाहे किसी प्रकार का आप स्ट्रेस लगाओ, वॉल्यूमेट्रिक लगाओ, स्ट्रेन लगाओ, शियरिंग लगाओ, चाहे लॉन्गिट्यूडाइनल लगाओ। वॉल्यूम में चेंज डेल्टा V अपॉन V, तो ये सूत्र बन जाता है F V अपॉन A डेल्टा V। दैट इज बल्क मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है ये, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। K से भी कई किताब वाले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें शियरिंग स्ट्रेन की, तो शियरिंग स्ट्रेन जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं स्पर्शीय प्रत्यास्थता गुणांक, शियरिंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ शियरिंग, टेंजेंशियल भी बोलते हैं इसको, टेंजेंशियल या शियरिंग मॉडुलस, जिसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ईटा या नीटा एक ही शब्द है। ये आता है कि शियरिंग स्ट्रेस कितना लगाया और शियरिंग स्ट्रेन कितनी उत्पन्न हुई। तो स्ट्रेस का सूत्र तो F अपॉन A ही आएगा। ये थी मेरे पास डेल्टा X अपॉन L, दैट इज बिकम FL अपॉन A डेल्टा X। यानी नीटा का मान ये आ जाता है, B का मान ये आ जाता है, Y का मान आपको पता है FL अपॉन A डेल्टा L। लंबाई के अनुदिश अगर चेंज हो रहा है किसी स्ट्रेस से, तब तो यंग मॉडुलस। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर चेंज होता हो स्ट्रेस लगाने से, तो बल्क मॉडुलस। और अगर कोई साइज या शेप में चेंज हो जाए
लेकिन उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तब हम उसको कहते हैं शियरिंग मॉडुलस नीटा। ये 3 प्रकार के हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट है, वाई, बी एंड नीटा। और एक हमारे पास है सिग्मा जो है रेशियो एक प्रकार से, ये इलास्टिक कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ नॉट इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट अपने पास 3 ही है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी ऑफ कोफिशिएंट। इसका दूसरा नाम ये भी है, रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस, ये भी कहते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस, दोनों शब्द से ये नीटा से इसको रिप्रेजेंट करें। 3 प्रकार के तो इलास्टिक कांस्टेंट हो गए। एक हो गया रेशियो हमारे पास जो 0 से 1/2 के बीच लाई करता है। तो कहने का मतलब हमारे पास इन सब का जो अगर स्टडी करते हैं तो ये चैप्टर यहाँ आके पूरा ख़त्म होता है। साथ ही साथ अगर अपन लोग इनके रिलेशन की बात करें कि इनके आपस में रिलेशन क्या होने चाहिए, तो आपस में रिलेशन होता है y इज इक्वल टू होता है 3b 1 - 2 सिग्मा 1 - 2 सिग्मा। एक तो ये रिलेशन होता है इनका y b और सिग्मा के बीच, y b और सिग्मा के बीच। दूसरा एक रिलेशन होता है y इज इक्वल टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, ये भी इनका आपस में रिलेशन है, लिख लो साइड में, याद रखने वाली बातें हैं। एक होता है y नीटा और b के बीच, इसमें क्या है y b और सिग्मा है, इसमें y नीटा और सिग्मा है। एक रिलेशन बच गया है y b और नीटा के साथ, वो आता है हमारे पास 9/y इज इक्वल टू 9/y इज इक्वल टू 1 या 3/b 3 नीटा -1/b, दैट इज ऑल्सो रिलेशन। ये इन तीनों के बीच में आपस में रिलेशंस आते हैं। तो आज का अपना ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, चैप्टर नंबर 10 में, जो फ्लूइड के बारे में आएगा, द्रव या तरल पदार्थों के बारे में आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।